नमस्कार दर्शकों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से साइकोलॉजी से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चिंतन। चिंतन, लाइफ में चिंतन का होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में चिंतन नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कोई भी कार्य करने से पहले उसके विषय में विचार करना बहुत जरूरी है। बिना सोच विचार के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में विचार करना और फिर उस कार्य को अंजाम देना, यह चिंतन कहलाता है। तो अब हम चिंतन से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है रॉस की। रॉस ने जो परिभाषा दी है वह है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो इस एक लाइन से 3 क्वेश्चन बनते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह किसने कहा है? तो यह रॉस महोदय के द्वारा कहा गया है। और चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन व्यवहार का कौन सा पक्ष है? चिंतन व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो चिंतन व्यवहार का ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक व्यवहार के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक को हम संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं। सेकंड परिभाषा देखते हैं कॉगन व हैमन के अनुसार। चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो संप्रत्य, प्रतीक, विचारों, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। कॉगन हैमन के अनुसार चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो संप्रत्य अर्थात अनुभूति को कहते हैं संप्रत्य, प्रतीक, विचारों, प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ब्रूनो के अनुसार, नेक्स्ट परिभाषा ब्रूनो की है। ब्रूनो के अनुसार चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यों, विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। ब्रूनो के अनुसार चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यों, विचारों का प्रतिनिधित्व होता है जो हमारे भविष्य की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन के द्वारा चिंतन विचारों की एक श्रृंखला है। चिंतन विचारों की एक श्रृंखला है जो अपने लक्ष्य की ओर अविराम गति से चलती है। अविराम अर्थात बिना रुके चलती है। तो ये 4 परिभाषाएं हमने देखी। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा जो है वो रॉस की है। अब आगे देखते हैं चिंतन के सिद्धांत। चिंतन के 2 सिद्धांत हैं, केंद्रीय सिद्धांत और परिधीय सिद्धांत। जो इम्पोर्टेंट है वही हम इस टॉपिक पे हम वही क्लियर करेंगे, बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। चिंतन के सिद्धांत, पहला है केंद्रीय सिद्धांत और सेकंड परिधीय सिद्धांत। तो केंद्रीय सिद्धांत क्या है ये जानते हैं। केंद्रीय सिद्धांत मस्तिष्क को आधार मानता है। ठीक है, केंद्रीय सिद्धांत मस्तिष्क को आधार मानता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वजह से हमारी चिंतन की प्रक्रिया होती है। जो चिंतन की प्रक्रिया है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वजह से होती है। सेकंड परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत या इसे गति सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत वाटसन ने दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत गामक क्रिया, पेशीय क्रिया को आधार मानता है, अर्थात हमारी मांसपेशियों, मस्तिष्क
हाथ, आंख आदि की गति को चिंतन का आधार मानता है। चिंतन के सिद्धांत से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हम देख लेते हैं। चिंतन के सिद्धांत, सबसे पहला क्वेश्चन है चिंतन के कितने सिद्धांत हैं? तो चिंतन के 2 सिद्धांत हैं। पहला केंद्रीय सिद्धांत और सेकंड परिधीय सिद्धांत या इसे गति सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि परिधीय सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रीय सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत जो है वह मानता है कि जो चिंतन की प्रक्रिया है वो सिर्फ मस्तिष्क के द्वारा होती है। चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क के द्वारा होती है, वो मस्तिष्क को आधार मानता है। जबकि परिधीय सिद्धांत परिधीय सिद्धांत परिधीय सिद्धांत सिर्फ मस्तिष्क को आधार न मानकर हमारी मांसपेशियों, मस्तिष्क, हाथ, आंख आदि की गति को चिंतन का आधार मानता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है कि परिधीय सिद्धांत या गति सिद्धांत या सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सिद्धांत वाटसन के द्वारा दिया गया था। अब हमें यह समझना है कि केंद्रीय सिद्धांत सिर्फ मस्तिष्क को चिंतन की प्रक्रिया जो है वो मस्तिष्क से होती है और परिधीय सिद्धांत के अनुसार चिंतन की जो प्रक्रिया है वह सिर्फ मस्तिष्क से ना होकर के मांसपेशियों, हाथ, आंख आदि की गति के द्वारा चिंतन की प्रक्रिया होती है। चिंतन के सिद्धांत हमने अच्छे से समझ लिए हैं और अब हम देखते हैं चिंतन की प्रकृति। चिंतन की प्रकृति पहला पॉइंट देखते हैं। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है। इसका संबंध व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक है, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, इसका संबंध व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया था। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा रॉस के द्वारा दी गई है। तो इसमें हम प्रकृति देख रहे हैं। पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है और समाधान तक चलता है। चिंतन का प्रारंभ जो है वह समस्या से होता है और जब तक समाधान नहीं होता तब तक चिंतन चलता ही रहता है। तो यह विटेकर ने इसे समस्या समाधान व्यवहार कहा है। किसने कहा है? विटेकर ने इसे समस्या समाधान व्यवहार कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्य निर्देशित या अभिप्रेरित व्यवहार है। यह भी विटेकर ने कहा है। चिंतन जो है लक्ष्य निर्देशित या फिर अभिप्रेरित व्यवहार है। यह भी किसके द्वारा कहा गया है? विटेकर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया या संबंध परक प्रक्रिया है। इसका संबंध एसआर उद्दीपक अनुक्रिया से है। इसका संबंध एसआर उद्दीपक अनुक्रिया से है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया या संबंध परक प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन आ सकता है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध एसआर, इसे हम कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया से है। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह अव्यक्त प्रक्रिया है। यह बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होती। ठीक है, ध्यान देना है। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, मतलब चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। अर्थात चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है। जैसे कि हम चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है क्योंकि चिंतन प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, यह अव्यक्त प्रक्रिया है और यह बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, चिंतन में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों शामिल होते हैं। और चिंतन पूर्व अनुभव पर आधारित प्रक्रिया है। चिंतन पूर्व अनुभव, जो हमारे पहले से अनुभव है उन पर आधारित प्रक्रिया है। चिंतन में प्रतिमा यानी स्मृति, संकेत, संप्रत्यय अर्थात किसी देखी गई वस्तु की अनुभूति, डायग्राम, भाषा
प्रतिज्ञप्ति, प्रतिज्ञप्ति अर्थात एक संप्रत्यय अर्थात अनुभूति को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना। प्रतिको, प्रयास, त्रुटि शामिल होते हैं चिंतन में। प्रतिमा, संकेत, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति, भाषा, डायग्राम, ये सब शामिल, प्रयास और त्रुटि ये सब शामिल होते हैं। भाषा को चिंतन की मुख्य आधारशिला माना गया है। भाषा को चिंतन की मुख्य आधारशिला माना गया है। यह इम्पोर्टेंट है कि चिंतन की मुख्य आधारशिला किसे माना गया है, तो हम कहेंगे भाषा को। चिंतन का संवेगों से कोई संबंध नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चिंतन का व्यवहार के किस किस पक्ष से संबंध है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो चिंतन का संबंध कौन से पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक पक्ष से होता है अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, किंतु भावात्मक संवेगों से चिंतन का कोई संबंध नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चिंतन के तत्व, सोपान, चिंतन के प्रकार आदि देखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।